बच्चों, आज हम सिंदबाद के तीसरे सफ़र के बारे में सुनते हैं। सिंदबाद। मेरी ज़िंदगी बड़ी ऐशो आराम से कट रही थी। अपनी यात्राओं के दौरान मैंने जो कष्ट उठाए थे वो मैं भूल चुका था। काफ़ी दिनों तक आराम की ज़िंदगी गुजारते गुजारते अब मैं ऊब चुका था। मुझे फिर से समुद्री यात्रा की याद आने लगी थी। मैंने दूसरे व्यापारियों से बात की। मालूम हुआ कि वे लोग जल्दी ही परदेश की यात्रा पे जाने वाले हैं। मैंने बेचने के लायक माल इकट्ठा किया और अपने साथियों के साथ जहाज पर सवार होकर चला गया। काफ़ी दिनों तक गहरे समुद्र की यात्रा करने के बाद हम एक टापू पर पहुँचे। वहाँ हमने अपना माल बेचा। हमें काफ़ी मुनाफा हुआ। फिर हम आगे चल दिए। एक दिन जब हम लोग दोपहर का खाना खाकर अपनी अपनी कोठरी में आराम कर रहे थे, अचानक बहुत तेज़ तूफान उठा। समुद्र की बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी थीं और जहाज में भी पानी भरने लगा था। देखते ही देखते जहाज की सारी पालें फट गईं और जहाज लहरों पर गेंद की तरह उछलने लगा। इतना भयानक तूफान मैंने कभी नहीं देखा था। वह तूफान कई दिनों तक जारी रहा। हमारा जहाज समुद्र के रास्ते भटक गया था और एक टापू पर जा पहुंचा। इस भयानक टापू के बारे में बहुत सारी कहानियां हमने सुनी थी। हमारा कप्तान भी बहुत डर रहा था। जहाज की हालत ऐसी नहीं थी कि हम उसे आगे कहीं ले जा सकें। हमने जहाज उस टापू पर रोक दिया। कप्तान ने हमें बताया, टापू पर ऐसे जंगली लोग रहते हैं जो आदमी को मारकर खा जाते हैं। अगर वह लोग हमारे जहाज को घेरने के लिए आए तो उनका विरोध मत करना, उन्हें नाराज़ मत करना। अगर वह नाराज़ हो गए तो एक को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तभी वहाँ शोर सा सुनाई दिया और छोटे छोटे काले आदमियों की भीड़ जहाज के आसपास इकट्ठा हो गई। वह सभी नाटे कद के थे। उनके लंबे लंबे बाल थे। वे चारों तरफ से चींटियों की तरह जहाज पर चढ़ गए। जहाज पर चढ़कर उन्होंने हमें चारों तरफ से घेर लिया। इशारों से नीचे उतरने को कहने लगे। जंगलियों ने हमें धकेलकर टापू की तरफ ले जाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद जंगली लोग हमें एक बड़े से किले के दरवाजे पर ले आए। हमारे वहाँ पहुँचते ही किले का दरवाज़ा अपने आप ही खुल गया। उन्होंने हमें किले के अंदर खदेड़ दिया। वह किला काफ़ी बड़ा और सुनसान था। उन्होंने हमें उस किले में बंद कर दिया और ना जाने कहाँ चले गए। किले में कुछ आगे जाने पर एक अजीब टूटा हुआ मकान हमें नज़र आया। वो बाहर से गुफा की तरह लग रहा था। उसमें कोई दरवाज़ा नहीं था। उस मकान के आसपास मनुष्य की हड्डी के ढेर लगे हुए थे। पास ही बड़ी बड़ी लोहे की सलाखें रखी थीं। वहीं एक बहुत बड़ी भट्टी जल रही थी। इन सब चीज़ों को देखकर मेरी जान सूख गई। मैं समझ गया कि यह किला किसी राक्षस का है। मेरे साथियों में से कई तो घबरा गए थे। वहाँ चारों तरफ बदबू ही बदबू थी। उस घुटन और बदबू के कारण मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि शाम होने वाली थी और सूरज ढलने वाला था। मेरे सभी साथी निढाल अवस्था में थे। सभी ने अपनी ज़िंदगी की आशा खो दी थी। तभी किसी के दहाड़ने की आवाज़ सुनाई दी और मकान के अंदर एक बहुत बड़ा राक्षस बाहर आया। राक्षस दहाड़ता हुआ हमारे पास आया। वह कुछ देर तक हमें घूरता रहा। फिर हाथ बढ़ाकर सबसे पहले उसने मुझे ही मुट्ठी में भर लिया और बहुत दूर उठाकर फेंका। शायद मैं दुबला पतला था, इसलिए उसने ऐसा किया था। अचानक उसकी नज़र मोटे ताजे कप्तान पर पड़ी। राक्षस ने उसे मुट्ठी में भरा और भट्टी के पास ले गया। उसने एक बड़ी सलाख उसके पेट में घुसा दी और भट्टी में भूनने लगा। मैं एक कोने में दुबक गया। देखते ही देखते वह कप्तान को खा गया। फिर डकार लेता हुआ अपनी मान में वापस चला गया। थोड़ी देर बाद ही वह सो गया। जब वह किले से बाहर निकल गया तो हम लोग वहाँ से निकलने का उपाय सोचने लगे। हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। हम लोग काफ़ी सारे थे और वह अकेला था। उसी समय वह फिर आधमका। आते ही उसने कल की तरह एक आदमी को भट्टी पर भूना और खा पी करके अपनी मान में जाके सो गया। फिर रात बीती और सवेरा हुआ। उसके बाहर जाते ही हम लोग योजना बनाने लगे। आज हमें कोई ना कोई उपाय ज़रूर सोचना था। मैंने कहा, दोस्तों, हिम्मत हारने से काम नहीं चलेगा। अभी हमारे जहाज भी वहीं खड़ा हुआ होगा। इसके अलावा भी मैंने समुद्र किनारे बहुत से लट्ठे पड़े हुए देखे हैं। तुम सब लोग मेरे साथ समुद्र के किनारे चलो। अगर वहाँ हमारा जहाज नहीं मिला तो हम उन लट्ठों को जोड़कर नाव बना लेंगे। इसके बाद हम किले में वापस आ जाएंगे। इस प्रकार राक्षस को हम पे शक भी नहीं होगा। फिर मैं तुम्हें अपनी दूसरी चाल समझाऊंगा। हम लोग चुपचाप किले से बाहर निकले। वहाँ कोई नहीं था। वहाँ हमने लट्ठों को जोड़कर नाव तैयार करी। जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म करके हम वापस लौट आए थे। तब तक शाम हो चुकी थी। राक्षस कुछ देर बाद लौट आया। उसने एक आदमी को फिर भूना और खाने के बाद अपनी माद में सोने चला गया।
जब हमें उसके खर्राटों की आवाज़ आई तो मैंने कहा, साथियों यही मौका है, अब हमें राक्षस को मार देना चाहिए। मेरे कहते ही मेरे साथियों ने सलाखें भट्टी पर गर्म करने के लिए रख दिया और जब सलाखें गर्म हो गई तो हमने राक्षस पे उन सलाखों से वार कर दिया। राक्षस की आंखें फूट चुकी थीं, अब वह छटपटा रहा था। इधर उधर हाथ पैर मारकर वह हमें पकड़ने की कोशिश कर रहा था। हम लोग किले से बाहर भाग निकले। अभी हम समुद्र के किनारे पहुँचे ही थे, हमने देखा कि राक्षस के साथ उसके 2 और साथी आ रहे थे। वो भी उसी की तरह खतरनाक थे। वो दोनों बड़े बड़े पत्थर उठाकर हमारी नाव पे फेंक रहे थे। समुद्र में बड़े बड़े पत्थर गिरने की वजह से बड़ी बड़ी लहरें उठने लगीं। उन ऊंची लहरों की वजह से ही हमारी नाव डगमगाने लगी। देखते ही देखते हमारी नाव पानी में डूबने लगी। नाव पर 4-5 आदमी सवार थे, मगर वे मिलकर भी नाव को डूबने से नहीं बचा सके। हम 3 साथी किसी प्रकार लट्ठों के सहारे उनकी मार से आगे निकल गए। काफ़ी देर तक तैरने के बाद हम एक टापू पर पहुँचे और हमने वहाँ आराम किया, फल खाकर पेट भरा। थोड़ी देर में मुझे नींद आ गई। अचानक मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि एक अजगर हमारी तरफ बढ़ रहा था। हम तीनों अपनी जान बचाकर भागे, लेकिन हमारा एक साथी पीछे रह गया और अजगर ने उसे दबोच लिया। रात होने पर हम लोग एक पेड़ पर चढ़ गए। रात के समय हमें फिर खर की आवाज़ सुनाई दी। मैंने देखा तो एक अजगर हमारे पेड़ के नीचे बैठा था। वह गुस्से में फुफकार रहा था। मैं अपनी डाली से चिपक कर बैठा रहा, लेकिन मेरा साथी उसका शिकार हो गया। सुबह होने पर मैं पेड़ से उतरकर किनारे पर पहुंचा। वहाँ दूर से आता एक जहाज़ दिखाई दिया। मैंने दौड़कर एक ऊंची चट्टान पर चढ़ गया और अपनी पगड़ी को खोलकर झंडा बनाया और जहाज़ को अपनी तरफ आने का संकेत दिया। कप्तान ने मुझे देखकर जहाज़ टापू की तरफ मोड़ लिया। उन लोगों ने सहारा देकर मुझे जहाज़ पे चढ़ा दिया। इस जहाज़ में मुझे किसी बात की कोई तकलीफ़ नहीं हुई। एक दिन कप्तान ने कहा, देखो भाई, एक व्यापारी का माल काफ़ी दिनों से मेरे जहाज़ पे पड़ा है और व्यापारी मर चुका है। तुम इस माल को ले जाकर बाज़ार में बेच दो, जो रुपया बचेगा मैं उसके घर वालों को सौंप दूंगा। मैं राज़ी हो गया। ये कप्तान वही आदमी था जो दूसरी यात्रा के दौरान मेरे साथ था। अब मैं झरने के किनारे सो गया था तो वह मुझे अकेला छोड़कर चला गया था और वो माल भी मेरा था जो उसने मुझे बेचने को दिया था। फिर मैंने कप्तान से कहा, कप्तान तुमने मुझे नहीं पहचाना। तुमने जिससे मरा हुआ जाना है, मैं वही सिंदबाद हूँ। मुझे पहचानने की कोशिश करो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। मेरी बात सुनकर कप्तान हैरान रह गया। फिर उसने मुझे पहचान लिया और मुझसे लिपट गया। इस तरह उस कप्तान ने न सिर्फ मेरी जान बचाई बल्कि मेरा माल भी वापस कर दिया। मैंने कुछ माल उसी टापू पर बेचा। जो भी रुपए मिले उनसे कीमती माल लेकर सही सलामत बसरा पहुंचा और वहां से बगदाद आ गया। कहानी सुनाने के बाद उसने फिर से 100 अशरफियाँ हिंदबाद को इनाम में दी और दूसरे दिन आने को कहा। अगले दिन फिर हिंदबाद और उसके साथी ठीक समय पर सिंदबाद के घर जा पहुँचे। सिंदबाद ने चौथी कहानी शुरू की।